पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में केंद्र 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले किसी बड़े कदम की योजना। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू, आज ओले बारिश की आशंका, हाथ से ड्रिलिंग कर 0.9 मीटर पाइप डाला। पीएम मोदी बोले मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव, आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार, 30 को होगी वोटिंग। आठ दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। देहरादून में निवेशक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा तैयारियों में भी जुटा पुलिस विभाग। पाकिस्तान और तिब्बत में भूकंप के झटके किए गए महसूस। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 की गई दर्ज, जबकि तिब्बत में ये 5.0 दर्ज किया गया। मानहानि केस में राहुल गांधी 16 दिसंबर को तलब। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, 5 साल पहले अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर आपको हम बताते हैं। आज से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र से पहले खुद मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही है और कहा कि लंबित विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। तो सीएम की ओर से प्रेस बात कर ये सारी बड़ी बातें कही गई और कहा कि मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। हम चाहते हैं कि मुद्दों को लेकर चर्चा हो और उन्होंने विपक्षों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें और सदन की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। सीएम की ओर से ये अहम बातें भी कही गई। उन्होंने कहा कि मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखें और मुद्दों को लेकर बातचीत को हम तैयार हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का मीडिया से बातचीत के दौरान ये बड़ा बयान सामने आया है। और लंबित विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। सीएम की ओर से ये सारी बड़ी बातें सामने आई और मीडिया से बातचीत के दौरान में उन्होंने सभी अहम बातें कही हैं। और उन्होंने सभी सदस्यों का स्वागत करने की भी बात कही। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। तो शीतकालीन सत्र के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं और अभी शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। वंदे मातरम के साथ में सत्र शुरू होने की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। सीएम ने ये सारी बड़ी बातें भी कही है और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम ने कहा कि कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आशुतोष टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। वर्ष 2014 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2017-2022 में लगातार तीसरी बार सदन के लिए निर्वाचित हुए। प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन की प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे। इसलिए से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से
प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्व क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन भी हुआ है, जिसमें खालिद गौरी जी, कृष्ण किंकर सिंह जी, रामपाल यादव, श्री नरेश चंद जी, श्री जगबीर सिंह, श्री गणपत सिंह, डॉक्टर दिनेश जौहरी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री महावीर सिंह राणा। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई माननीय सदस्य ऐसे रहे जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। समय समय पर उनके बीच में हम लोग राजनीति के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके जाने के बाद। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार दोहरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी जो डॉक्टर्स ने सलाह दी वो नहीं माने। और अध्यक्ष महोदय, 40 दिन, जिस दिन वो डिटेक्ट हुए उस बीमारी से, 40 दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इलाज न केवल यहाँ की प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में कराया बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मेदांता गुड़गांव, वहां भी इलाज कराया। और मैं उनके परिवार के बीच लगातार संपर्क में रहा। उनके परिवार के लोग उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं थे तो वो विधायक जी को पीजीआई में लेकर के आए। मैं खुद देखने गया, मैंने देखा कि इलाज अच्छा चल रहा है, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें, विधायक जी को, डॉक्टर, हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कई महत्वपूर्ण लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है। और क्योंकि हम लोग राजनीति में रहते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, समाज में हमारी छवि क्या है, समाज में न जाने, हमारे दोस्त न जाने, इस बार इसलिए बीमारी को भी छिपाते हैं। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केवल एक नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा, जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आता है समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता, उसको एक बीमारी हुई, उसका एम्स में इलाज हुआ। एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर ने ऑपरेट किया उसका, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर। दुनिया की सबसे बड़ी जगह स्लोन हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। वो अगर केवल कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद उस बीमारी का ऑपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशेंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता। अध्यक्ष महोदय, की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन की भावना को समझते हुए उनके जो उन्होंने व्यक्त की है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो
तो उसे अच्छा इलाज मिल सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। नेता अपना दल है श्री रामनिवास वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व लखनऊ से भाजपा विधायक आशुतोष टंडन जी गोपाल जी का लंबी बीमारी के बाद 63 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 1923 को निधन हो गया। गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के पुत्र थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टंडन जी 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा के निर्वाचित हुए और दूसरी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर टंडन जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में प्राथमिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया व तीसरी बार 18वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। टंडन जी समाज के सभी वर्गों में बहुत ही लोकप्रिय रहे और आजीवन समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे। तो शीतकालीन सत्र से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद आज का सदन यहीं पर खत्म होगा और कल से विस्तार पूर्वक सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष नेता की ओर से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं जहां पर सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक की बात सामने आई है और लोक भवन में शाम 4 बजे होगी योगी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और अनुपूरक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की अलग से बैठक लेंगे सीएम। मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रस्तुतिकरण भी देंगे। मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी चर्चा होगी। उच्च स्तर सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा की बात सामने आई। शिक्षण सेवा चयन नियमावली के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की अलग से बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता दें और मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रस्तुतिकरण भी देंगे। मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रस्तुतिकरण देंगे। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी होगी चर्चा और उच्च स्तर सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और शिक्षा सेवा चयन नियमावली के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की बात सामने आई है। शाम 4 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक और लोक भवन में शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अनुपूरक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। तो अनुपूरक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की अलग से बैठक लेंगे सीएम। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रस्तुतिकरण देंगे और मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी चर्चा होगी। तो मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी होगी चर्चा। मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रस्तुतिकरण भी देंगे। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लोक भवन में शाम 4 बजे बैठक की बात सामने आई है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी बैठक और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़ चुके हैं। अरमान, 24 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी, क्या पूरी जानकारी आपके पास इस कैबिनेट की बैठक से जुड़ी?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विधानसभा सत्र चल रहा है। उसके बाद से 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। तो इस तरह के तमाम इससे बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, सब कैबिनेट बैठक में जुड़ेंगे। इस कैबिनेट बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे चर्चा की जाएगी। और इस कैबिनेट बैठक में और जो मंत्री हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका भी ग्राफ एक तैयार किया जाएगा कि जो उनके जो पिछले कार्य थे वो कैसे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे मोहर लग सकती है। और जो 2023 और 24 के जो से पहले जो अनुपूरक बजट है उनको लेकर मंथन किया जा सकता है कि किस तरीके से कार्य हुआ है। और जो शिक्षा नियमावली है उसको लेकर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से उसमें कार्य किया गया है, कितना बजट है। तमाम इसमें जो इसमें कहा जा रहा है कि जो 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है उसमें कुछ अयोध्या का भी जिक्र आ रहा है कि उसमें कुछ अयोध्या के लिए भी पास किया जा सकता है। तो अब इसमें क्या कुछ जो 24 प्रस्ताव है उसमें क्या होता है उसको कैबिनेट बैठक के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जो आज से शुरू हुआ है, उसको भी लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से जो सरकार है वो अपनी बात रखे। क्योंकि विपक्ष जाहिर सी बात है कि सरकार को घेरने की तमाम मुद्दों पे कोशिश करेगा। तो इस सब मामले को लेकर भी तमाम अपने जो मंत्री हैं उनको लेकर भी योगी आदित्यनाथ मूल मंत्र देंगे किस तरीके से जो सत्र है उसमें अपना जो प्रस्ताव है उसको पास करवाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो अपनी जो बात है वो जनता तक पहुंचाई जा सके। और आपको बता दें कि तो इसी जो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी, तो इन सभी प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। फिलहाल सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है, देखना होगा कौन से प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में बातचीत में चर्चा का विषय रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरमान, और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की अलग से बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मंत्रियों की अलग से होगी बैठक। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रस्तुतिकरण देंगे। और अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं, जहां पर स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक कल राम जन्मभूमि परिसर में होगी। स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक और प्रत्येक 3 महीने पर होती है सुरक्षा समिति की बैठक। तो प्रत्येक 3 महीने पर यह बैठक होती है और अयोध्या की सुरक्षा का बनाया जा रहा है एक नया खाका। सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि कार्यशाला में बैठक शुरू होने की बात सामने आई थी और बैठक की अध्यक्षता करेंगे एडीजी सुरक्षा, एडीजी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारी होंगे बैठक में शामिल। आईजी, एसएसपी, पीएसी, सीआरपीएफ वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक में होगी चर्चा। सुरक्षा को लेकर बनाया जाएगा मास्टर प्लान। तो सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान बनाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, एडीजी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद आईजी, एसएसपी, पीएसी, सीआरपीएफ और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एडीजी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्योंकि अब 22 जनवरी बहुत नजदीक है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न सिर्फ देश के वीवीआईपीज बल्कि विदेशों से भी लोगों के पहुंचने की बात है, इसलिए सुरक्षा का खाका भी विशेष होना चाहिए, जिसको लेकर आज बड़ी बैठक हो रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा जी, बताना चाहूंगा कि अयोध्या में जो है इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठक चल रही है और खाका पूरा तैयार किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे मूवमेंट कैसे कैसे क्या करना है। आईजी, एडीजी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। जिला अधिकारी से लेकर जितना मूवमेंट है, चाहे पीएफपी का हो, चाहे सीआरपीएफ, चाहे खुफिया विभाग हो,
सबको बुलाया, आमंत्रण किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्णकुल द्वारा का उद्घाटन होना है, तो कहीं कहीं सुरक्षा की व्यवस्था में कोई चूक ना हो, कोई व्यवस्था में कोई कमी ना हो, उसकी व्यवस्था अभी से स्टार्ट कर दी है। ट्रस्ट भी ये बैठक कर रहा है और ये बैठक जो है यहाँ पे कार्यशाला पे, जन्मभूमि के कार्यशाला पे चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, इस पे मंथन कर रहे हैं कि कहीं पे क्या व्यवस्थाएं कहाँ पे करना, पार्किंग की व्यवस्थाएं कहाँ करना है, सुचारू रूप से जितनी व्यवस्थाएं और सुरक्षा की व्यवस्था पे, क्योंकि मंदिर हमेशा जो है घेर फंदे के घेरे में हमेशा रहा है, तो उसकी व्यवस्था को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा है कि कहीं चूक ना हो। और जैसे जैसे पांचपेठा नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सब जो है खुफिया विभाग हो, जितने विभाग हो, सब पूरे सक्रिय हो रहे हैं, पूरे मूवमेंट को बनाया जा रहा है जी। और खाका तैयार किया जा रहा है कि कोई कसर न छोड़ी जाए जी। बिल्कुल, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना होने पाए, सबको लेकर प्रशासन ने अभी से रूपरेखा तैयार की जाना शुरू कर दिया है। और आरपी, क्या सुरक्षा भी अभी से बढ़ा दी गई है? ऐसी कोई जानकारी है अभी से? क्या जो सुरक्षा घेरा है उससे और ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है? आपको बताते चले, सुरक्षा का घेरा धीरे धीरे करके बहुत बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सीआरपीएफ पीएफपी जितने बॉर्डर पे हैं, जितनी चीजें हैं, जन्मभूमि की जितनी चीजें उस पे लगा दी गई हैं, और जितनी कमी है वो भी सुरक्षा के लिए बढ़ाया जा रहा है, उसी का मूवमेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट भी बैठक कर रहा है कि कहीं भी कोई कसर ना छोड़ी जाए। जितनी एरिया है जन्मभूमि की, जितनी एरिया है पहले से संवेदनशील कर दिया गया है, येलो जोन, रेड जोन में सब में बांट दिए गए हैं कि कहीं कोई, और यहाँ पे जाने का मतलब हर जगह पे चेकिंग है, आम आदमी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता मंदिर तक जी। बिल्कुल, साफ तौर पर विशेष सुरक्षा घेरा जो है वो तैयार किया जाना है और उसी को लेकर बैठक हो रही है। क्या लग रहा है आरपी, क्या कुछ नए निर्देश हो सकते हैं? क्योंकि 22 जनवरी में ऐसी जानकारी है कि कई सारे बदलाव अयोध्या में होंगे, चाहे वो रूट डायवर्जन्स को लेकर हो, अलग अलग नए रास्ते बनाए जा रहे हो, इस सब को लेकर हो, पार्किंग की व्यवस्था की बात हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है और जिम्मेदारियां लग रहा है कि अभी से बैठकों के बाद सुनिश्चित कर दी जाएंगी। जी, ये सुरक्षा व्यवस्था प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत अहम सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब कोई बैठक नहीं होगी, तो ये मंदिर को लेकर के बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे जो है 15 एकड़ 25 एकड़ पार्किंग की व्यवस्था की गई, दूर दूर से व्यवस्था की गई, हर जिले को एकदम कन्वर्ट कर दिया गया, जिले के बॉर्डर पे से ही व्यवस्था की गई है कि जो आने वाले श्रद्धालु यहाँ कोई दिक्कत ना हो। जितने वीआईपी मूवमेंट की व्यवस्था पहले से की गई है और जितने होटल धर्मशालाएं पहले से रोक गया है कि जनवरी में कोई बुकिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत चार चौबंद बनाने के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ है कि कोई कोर कसर यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता है रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में। बिल्कुल आरपी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर एडीजी जोन सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शामिल होने की बात सामने आई है। आईजी, एसएसपी, पीएसी, सीआरपीएफ के अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। एडीजी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो यह खबर आपको हम अयोध्या से बता रहे थे और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी हमारे सहयोगी वंदना पांडे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं हूं वंदना पांडे और इसी बीच लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी से आपको ये खबर बता दें, जिले में इंसानियत शर्मसार होती नजर आई है। इसके साथ ही ससुरालियों ने विवाहिता को आग के हवाले कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से पेट्रोल छिड़ककर विवाहिता को आग के हवाले किया है। लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं आपको खबर, ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को जिंदा जलाया है और इसके साथ ही साथ इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही विवाहिता की मौत हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग का आरोप भी परिजनों की ओर से लगाया गया है। दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता को जिंदा जला दिया गया है, तो ये बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिले में इंसानियत जो है पूरी तरह से शर्मसार होती नजर आई है और इसके साथ ही ससुरालियों ने विवाहिता को आग के हवाले कर दिया है और मृतिका के परिजनों ने ये आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष पर ये आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को जिंदा जलाया है। अस्पताल में ले जाते समय बताया जा रहा है कि इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही विवाहिता ने दम तोड़ दिया है। तो ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग का आरोप भी लगाया जा रहा है। दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया गया, तो बेहद शर्मसार होती है खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर मानवता को शर्मसार किया गया है और विवाहिता को जिंदा जलाया गया है।
ससुरालियों ने विवाहिता को आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है ससुराल पक्ष पर पेट्रोल छिड़ककर विवाहिता को आग के हवाले किया है। तो ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को जिंदा जलाया है और तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली हैं। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई है मृतका की, बताया जा रहा है। आरोप भी लगाया जा रहा है परिजनों की ओर से। और लखीमपुर खीरी से विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जिस तरह से ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है दहेज प्रताड़ना को लेकर के और जिंदा जलाया गया है रास्ते में, इलाज को ले जाते समय जो विवाहिता है उसकी मौत भी बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? पूरा मसला विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में आए दिन दहेज को लेकर जो है मामले सामने आते रहते हैं। वहीं आज जो है लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकपुर गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग न पूरी होने पर विवाहिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। जहां विवाहिता की हालत बिगड़ी तो आस पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा और शोरगुल किया। जहां जो आस पड़ोसियों ने उसे इलाज के लिए जो है नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां विवाहिता ने बयान भी दिया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग न पूरी होने पर उसे पेट्रोल छिड़ककर उसे आग। लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको बता रहे हैं। ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है और विवाहिता को जिंदा जलाया गया है। इलाज के समय बताया जा रहा है, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही विवाहिता की मौत हो गई है। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया है ससुराल पक्ष पर। इसके साथ ही साथ विनीत हमारे साथ हैं। विनीत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बता दें कि आए दिन ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं। पूरा मामला वंदना मुबारकपुर गांव का है, मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है। अभी जो विवाहिता है उसके परिजनों को सूचना मिली है। परिजन जो है अब पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच रहे हैं। अब परिजन आते हैं। पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस के जो कोतवाली प्रभारी निरीक्षक है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया अभी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है। विनीत, कितने दिन पहले विवाहिता की शादी हुई थी? इसके साथ ही साथ परिजनों का और क्या कुछ कहना है? वंदना, अभी बात की जाए, चूंकि ये अभी हाल ही का मामला है, के न्यूज पर सबसे पहले ये खबर चल रही है, बिल्कुल जस्ट अभी का ये मामला है। परिजन अभी पहुंच नहीं पाए हैं घटना स्थल पर। परिजन आएंगे, के न्यूज प्लेटफॉर्म के न्यूज चैनल उनसे बात करेगा और जानेगा क्या है पूरा मामला। अभी फिलहाल पुलिस ने जो शव को कब्जे में लिया है। बिल्कुल, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया विनीत। इसके साथ ही साथ लखीमपुर खीरी से आपको ये खबर बता रहे हैं। मैगलगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिले में इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार होती नजर आई है। और अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या से आपको ये खबर बता दें, जहां पर मंदिर के परिक्रमा निर्माण में फर्श का काम पूरा हुआ है। स्तंभों पर बनाई जा रही है भगवान की मूर्तियां और इसके साथ ही परिक्रमा पथ पर फर्श के इनले का वर्क भी बताया जा रहा है पूरा हो चुका है और फर्श में दिखाई देगा कालीन नुमा नक्काशी और डार्क फ्लोर। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है रामलला का मंदिर और इसके साथ ही साथ मंदिर निर्माण के क्रम में परिक्रमा मार्ग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही दरवाजे लगाए जाने का काम भी शुरू होगा। परिक्रमा मार्ग में लगाए गए संगमरमर के चौखट और बाजू, इसके साथ ही साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो देखी जा रही है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान श्री राम विराजेंगे और इसके साथ ही साथ तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो तो पूरी कर ही ली गई हैं। इसके साथ ही जो नक्काशी है वो भी देखने को मिल रही है। पूरे मंदिर परिसर में जो मंदिर निर्माण किया गया है वहां पर भगवान की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। परिक्रमा पथ पर भी और फर्श पर भी नक्काशी देखी जा रही है। तो काम पूरा हो चुका है लगभग और तैयारी हो रही है प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो जल्द ही बताया जा रहा है कि दरवाजे लगाए जाने का भी कार्य शुरू होगा। परिक्रमा मार्ग में लगाए गए संगमरमर के चौखट और इसके साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से।
और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद भी नहीं सुधरे दिल्ली के हालात। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और दिल्ली में 400 के पार प्रदूषण स्तर पहुंच चुका है। सबसे प्रदूषित शहरों की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद को दर्ज किया गया है और ज्यादातर इलाकों का AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं आपको, सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद का नाम है और AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में 400 के पार जो प्रदूषण का लेवल है, स्तर है, वो पहुंच चुका है। सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद को दर्ज किया गया है। ज्यादातर इलाकों का AQI बेहद खराब श्रेणी में देखा जा रहा है। तो बारिश के बाद भी हालात जो हैं वो सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर हैं। प्रवेश, जिस तरह से लगातार बारिश का अलर्ट तो जारी किया जा रहा है, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है, लेवल है, जस का तस देखा जा रहा है, किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। अब दिल्ली में कल से जो है हल्की फुल्की बरसात कई इलाकों में जरूर हुई है, लेकिन बात प्रदूषण की करें, AQI की करें, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता की करें तो वो अभी भी सही नहीं है। अभी भी 400 के आसपास बनी हुई है, जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अगर दिल्ली में बारिश होगी तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर जो है वो गिरेगा और दिल्ली वालों को जो कहीं ना कहीं साफ हवा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली में बारिश पूरी तरीके से नहीं हुई है, कुछ इलाकों में हुई है, तो इस वजह से जो ये हालात बने हुए हैं या ये कहीं जो भी अभी सुधार नहीं हुआ है, ये इसी तरीके से रहेगा जब तक पूरी दिल्ली में जो है बरसात नहीं होगी। और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मतलब 2 दिन जो है बरसात होने की संभावना। अगर बरसात ठीक ठाक हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण का स्तर जो है वो थोड़ा सा जरूर सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। जी प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बारिश पर सब आधारित है, लेकिन अगर बात की जाए प्रदूषण की तो इसके लिए प्रशासनिक तौर पर और क्या कुछ नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जाना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने जो है 2-3 स्कीम जरूर निकाली थी और दिल्ली सरकार विशेष तौर पर बात करें तो कई ये साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि वो कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही थी और इसके अलावा स्मोक गन्स जो है दिल्ली में कई जगह लगाई गई थी और कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर जो है विशेष तौर पर दिल्ली में सफाई अभियान चलाया गया था, जहां पर दिल्ली में मकान निर्माण पर रोक लगा दी थी और जहां पर कच्चे रास्ते हैं या बात करें अधिक धूल उड़ रही है, वहां पर बौछारें कराकर वहां पर धूल के कणों को बैठाने का कार्य जरूर किया गया था। दिल्ली में BS3 BS4 इंजन को रोक लगा दी थी, लेकिन मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, ये सब बातें ज्यादातर मैंने देखा है कागजी है, सिर्फ कागज तक सीमित रहती है। धरातल की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। दिल्ली में अभी भी BS3 और BS4 की गाड़ियां जो है बड़े आराम से घूम रही हैं और इसके अलावा कई जगह निर्माण कार्य भी अभी भी जारी है। लेकिन सरकार की तरफ से इस चीज की पहल जरूर की गई थी। ओड इवन की जो है सरकार तैयारी कर रही थी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर रोक दिया गया है। अभी फिलहाल जो है दिल्ली वासी जो सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा भगवान भरोसे है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में सुधार जरूर होगा। प्रवेश, दिल्ली के वो कौन कौन से ज्यादा इलाके हैं जो ज्यादातर प्रदूषण की जद में हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली का आनंद विहार का इलाका है जो गाजियाबाद से सटा हुआ है, बॉर्डर पे है बिल्कुल, एक वहां पर बहुत ज्यादा है। शादीपुर डिपो है, इसके अलावा ITO का इलाका है, जो इलाके विशेष तौर पर जहां पर अधिक संख्या में गाड़ियां चलती है या बात करें ऐसा इलाका है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां का जो AQI लेवल है वो 400 के पार तक चल रहा है और ये बहुत चिंताजनक स्थिति में है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए प्रवेश आपका शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, लगातार प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, 400 के पार बताया जा रहा है, प्रदूषण स्तर बढ़ चुका है और सबसे प्रदूषित शहरों की अगर बात कर ली जाए तो गाजियाबाद को दर्ज किया गया है। तो दिल्ली NCR में मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। दिल्ली से खबर है, जहां पर पेड़ से लटका मिला है युवक का शव। हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस भी जुटी है। तो मृतक की अभी तक शिनाख्त जो है वो नहीं हो सकी है,
नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक का शव बरामद किया गया है। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये हत्या है या आत्महत्या। तो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो घटना की सूचना जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि युवक ने आत्महत्या की है या हत्या की गई है। तो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी पुलिस की ओर से की जा रही है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। सीतापुर से खबर है, जहां पर कार ने स्कूल जा रहे 8 छात्रों को टक्कर मार दी है। 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, 4 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोहरे के चलते हादसा हुआ है और ई रिक्शा से खैराबाद सभी जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ है और ई रिक्शा को पीछे से बोलेरो ने भी टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो थाना खैराबाद क्षेत्र के भगवतीपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 24 का ये मामला बताया जा रहा है। तो घायल बच्चों का इलाज किया जा रहा है। कार ने स्कूल जा रहे 8 छात्रों को टक्कर मारी है। ई रिक्शा में टक्कर लगी जिसके चलते 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते हादसा हुआ है। ई रिक्शा से खैराबाद जा रहे थे सभी लोग और ई रिक्शा को पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। और पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत से आपको ये खबर बता दें, जहां पर तेंदुए ने 3 बकरियों को निवाला अपना बनाया है और ग्रामीणों में तेंदुआ का चहलकदमी से देखा जा रहा है दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग को फोन करके संपर्क करने का प्रयास भी किया गया और खबर यह भी है कि वन विभाग की ओर से फोन भी नहीं उठाया गया। तो पिछले कई दिनों से तेंदुआ की चहलकदमी देखी जा रही थी, जिसको लेकर के दहशत का माहौल बना हुआ था। दियोरिया रेंज के जंगल से निकल करके तेंदुआ आया था, इस बात की सूचना है और सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गए। तो थाना घोंगचियाई क्षेत्र के मटैना कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर तेंदुआ का दहशत बना हुआ है। पीलीभीत से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो तेंदुआ की जो दहशत है वो देखी जा रही है ग्रामीणों में। तो लगातार चहलकदमी के चलते ये दहशत का माहौल बना हुआ है और खबर यह भी है कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन किया गया, संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरह का जो संपर्क है नहीं हो सका है। फोन नहीं उठाया गया अधिकारियों की ओर से। दियोरिया रेंज के जंगल से निकलकर तेंदुआ आया था और सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गए। तो थाना घोंगचियाई क्षेत्र के मटैना इलाके का बताया जा रहा है। पीलीभीत से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।
बकरी की मौत ऐसी हुई, 11 बजे रात के आया तेंदुआ, जंगल से निकला और 2 बकरी के तोड़ दिया और तीसरे वाली बकरी के उठाया और लेकर भागा। वो बकरी जिंदी थी और उसकी आवाज सुन के हम लोग आए और वो निकल गया बच्चा के लेकर। और अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। कासगंज से खबर है। कासगंज से आपको एक खबर बता दें, जहां पर जनपद में नहीं थम रहा है भ्रष्टाचार का खेल। किसानों से लगातार अवैध वसूली की जा रही है। तो सीएम के आदेश की सरकारी कर्मचारी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खसरा देने के नाम पर लेखपाल किसानों से वसूली करते नजर आ रहे हैं। लेखपाल ने किसान से खसरा के एवज में पैसे मांगे और किसान से 3,000 रुपए मांगने का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। किसान को बैंक से लोन लेने के लिए खसरा की जरूरत थी। तो तहसील सदर के सोरो क्षेत्र में तैनात है आरोपी लेखपाल। और ऐसा हमने हवाला अपने बैंक में अपना पैसा जमा करा था, हमने 2,70,000 मांगे। जमीन तो ना बेच देंगे, 3,000 रुपये बात हो, 3,000 रुपये को संग लेकर जो हो तो दे जाओ, बाकी कोई बात नहीं। हम 3,000 रुपये आपके लिए दे जाएंगे, जब आएंगे आपसे ले जाएंगे। ठीक है, ले न जाएंगे तब ना मिलेंगे। हाँ, तो आकाश में भेजो। संभल में कार पर स्टंटबाजी का मामला सामने आया। कार का सनरूफ खोलकर स्टंटबाजी कर वीडियो भी बनाया गया। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक प्रभारी ने चालान काटा है। तो संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं, कार का 5500 रुपए चालान काटा गया। संभल कोतवाली के बाईपास रोड का ये मामला बताया जा रहा है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं और वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। 5500 रुपए का चालान काट दिया है। तो कोतवाली के बाईपास रोड का ये मामला बताया जा रहा है। संभल में कार पर स्टंटबाजी का ये मामला है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक प्रभारी ने चालान काटा है और कार का 5500 रुपए का चालान काटा गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल से। किसी भी तरह का कोई डर या खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। कार का सनरूफ खोल करके स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाया गया। संभल बाईपास का मामला है। ये स्टंट ड्राइविंग कर रहे थे, उसी आधार पे इनका वीडियो फुटेज देख के इस गाड़ी का चालान किया गया है 5500 रुपये का। और मेरा सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि वे स्टंट और स्पीड ड्राइविंग ना करें, दुर्घटनाओं से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ये कहाँ की घटना बताई जा रही है? ये संभल बाईपास की घटना है और हमारा वर्तमान समय में यातायात महानवंबर भी चल रहा है। इसमें हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। रायबरेली से खबर है, जहां पर सरकारी एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस से अनाज ढोने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी देखा जा रहा है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मरीज को लाने और ले जाने का काम करने वाली एम्बुलेंस से अनाज ढोया जा रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर सीएमओ ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ऊंचा हर कोतवाली के रोहानिया सीएससी की एम्बुलेंस बताई जा रही है। तो वीडियो को संज्ञान में लेकर के सीएमओ ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऊंचा हर कोतवाली के रोहानिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। मरीजों की जगह अनाज को ढोया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप देखा गया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे ही ये वीडियो सामने आया वैसे ही
सीएमओ ने इस पर कार्रवाई की है और जांच के आदेश भी दिए हैं। अच्छा यार, एम्बुलेंस से धान ढोआ यार। देहरादून से खबर है जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती साबित हुई है। पहाड़ से मैदान तक मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है और इसके साथ ही निचले इलाकों की अगर बात कर लें तो निचले इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, बताया जा रहा है निचले इलाकों में बादल छाए रहेंगे और तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट भी देखी जाएगी। तो मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तरकाशी गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। पहाड़ से मैदान तक मौसम ने रुख बदल लिया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज के साथ। नमस्कार।